एवरीवन, इस वीडियो में सीखेंगे कंबाइंड फुटिंग को डिज़ाइन करना। फुटिंग दो तरह की मान लो, सबसे मेनली आइसोलेटेड और कंबाइंड फुटिंग। वैसे स्ट्रिप फुटिंग भी होती है, लेकिन हम बेसिकली कंबाइंड और आइसोलेटेड से काम चला लेते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग को बनाने से पहले जो हमारे कॉलम जो रेस्ट करेंगे फुटिंग के ऊपर करेंगे, तो हमारी फुटिंग जो है वो अच्छी तरह डिज़ाइन होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में वही सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन को ओवरव्यू दे देता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो क्वेश्चन कहता क्या है हमारे से कि डिज़ाइन कंबाइंड फुटिंग फॉर 2 कॉलम्स। 2 कॉलम के लिए कंबाइंड फुटिंग डिज़ाइन करनी है, जिसका साइज़ हमें ये दिया हुआ है 500 mm इंटू 500 mm दोनों का, ठीक है। ईच 5 मीटर अपार्ट, कैरिंग अ लोड ऑफ 1600 किलो न्यूटन। अवेलेबल विड्थ रेस्ट्रिक्शन इज 2.4 मीटर। द सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। यूज M25 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील। इसके अंदर सबसे जो डिटेलिंग की बात है कि 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, उनका साइज़ दिया हुआ है और जो उनके बीच का डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो 5 मीटर अपार्ट है, और उन दोनों का जो लोड है वो भी सेम है। इसके बाद जो उसकी विड्थ है वो रेस्ट्रिक्ट की हुई है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के अंदर हमारी विड्थ जो है रेस्ट्रिक्ट नहीं की होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में की हुई है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि दी हुई है या नहीं दी हुई है, उस हिसाब से आपका क्वेश्चन चेंज होगा थोड़ा सा, ठीक है। बस कुछ नहीं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें दी हुई है तो एक स्टेप कम होगा, यही है बस। और सेफ बियरिंग कैपेसिटी दी हुई है सॉइल की। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं हम। गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है साइज़ दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है दोनों कॉलम का। लोड को हम P1 P2 से डिनोट कर लेते हैं अलग अलग कॉलम के लिए। उसके बाद लेंथ दी हुई है 5 मीटर, ये लेंथ उसके बीच की है, 2 कॉलम्स के बीच की है, 5 मीटर अपार्ट कैरिंग, ठीक है। उसके बाद Q नोट दिया हुआ है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी है जो सॉइल की है वो 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो मैं देखना ये है कि हम एक रफ डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले। ये जैसे कि डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम में जो डिटेलिंग दी हुई है हम वो लिख लेंगे, और जो हमें निकालना है वो देख लेंगे, ठीक है। हालांकि डिज़ाइन का क्वेश्चन है तो इसके अंदर हमें सारी लेंथ पता होनी चाहिए, विड्थ, लेंथ और भी बहुत कुछ। क्वेश्चन को डिज़ाइन करने का तो हम रेनफोर्समेंट के पार्ट पे पहुंचेंगे। तो टॉप रेनफोर्समेंट हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना डायग्राम, ये इसे ऐसे बनाना है हमें, उसके अंदर रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड होगा ये बताना है। फिर हम बॉटम रेनफोर्समेंट बताएंगे कि बॉटम के में जो रेनफोर्समेंट यूज़ होगी वो कैसे लेनी है, और उसके बाद फाइनल डायग्राम बना के दिखाएंगे हम, ठीक है। तो यही हम सब करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम समझ लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है और हमें क्या क्या निकालना है फिलहाल फाइनली। तो ये एक रफ डायग्राम है जिसके अंदर हमें कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है। और जो कॉलम के जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसिंग है, मतलब ये आप पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 5 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें टोटल लेंथ नहीं पता कितनी होगी फुटिंग की। उसके बाद कॉलम का साइज़ तो हमें पता है, इसका भी और इसका भी, और इस पर जो लोड लग रहा है वो 1600 किलो न्यूटन लग रहा है। और जो हमारी विड्थ है फुटिंग की वो रेस्ट्रिक्ट की हुई है 2.4 मीटर से, तो हमें रेस्ट्रिक्ट कर दी ऑलरेडी, हमें पता है, ठीक है। उसके बाद आप ये प्रोजेक्शन देख रहे हैं, जैसे कि टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। तो साइड व्यू में देख ही सकते हैं कि ऐसा दिखेगा। तो हमें डेप्थ भी नहीं पता है उसकी, फुटिंग की डेप्थ कितनी होगी। तो यही सब हम पता करेंगे। वो कैसे करेंगे, उनके पता करने के 5 स्टेप्स हैं। तो प्रोसीजर पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे उसके अंदर 5 स्टेप हैं। इन 5 स्टेप के अंदर हम डिज़ाइन कर लेंगे लास्ट तक, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है एरिया ऑफ फुटिंग पता करना। वो हम क्यों पता करते हैं, टू नो द लेंथ। एरिया ऑफ फुटिंग पता करेंगे सबसे पहले ताकि हम उसकी लेंथ बता सकें। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स, मतलब क्या क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा और शेयर फोर्स क्यों, ताकि हमें टू नो द पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट, कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर जीरो मूवमेंट होगा, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपको पता ही होगा जहाँ पे मूवमेंट अपना साइन चेंज करती है, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ। ये हम 3 तरीके से करेंगे। पहला तो बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन से, फिर करेंगे हम 1 वे शेयर से, फिर 2 वे शेयर से। आप चाहें तो 1 वे, इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है आपका कि जो आपकी 1 वे शेयर से आपकी जो डेप्थ निकलेगी वही हमारी लेते हैं हम डेप्थ, और 2 वे शेयर हम चेक करते हैं, ठीक है।
तीसरा है डेप्थ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट। अब ये भी जो लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट हम देंगे उसके अंदर दो तरह से निकलेंगे, हमारा नेगेटिव मूवमेंट और पॉजिटिव मूवमेंट, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, डिज़ाइन ऑफ ट्रांसफर रेनफोर्समेंट, और उसके बाद है छठा स्टेप जो कि है डायग्राम डिज़ाइन करना। वो कोई स्टेप में काउंट नहीं होता, वो तो आपको करके दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि डिज़ाइन का क्वेश्चन और डायग्राम नहीं बनाया तो आपके नंबर्स जीरो ही आएंगे लगभग। तो एरिया ऑफ फुटिंग फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप पता करने के लिए टोटल कॉलम का लोड कितना है, तो दोनों कॉलम का लोड जो दिया था ईच 1600 दिया था, 1600 दिया था, तो टोटल लोड हमारा 3200 किलो न्यूटन हो गया। उसके बाद हम सेल्फ वेट करेंगे, मतलब जो आपने लोड कॉलम को तो बता दिया, यहाँ पे आपने कॉलम का लोड तो बता दिया जो कि आपको ईच दिया था 600, तो टोटल आपने इन दोनों का प्लस कर दिया, ठीक है। लेकिन इस फुटिंग का जो इसके नीचे फुटिंग देख रहे हैं इसका भी तो होगा, वो हम 10% लेते हैं पूरी कॉलम्स का लोड का टोटल का। एज्यूमिंग सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग एज 10% ऑफ टोटल वेट, जो भी टोटल वेट है, तो टोटल वेट हमारा है इतना, उसका 10% 10/100 कर लेंगे तो 320 हो जाएगा हमारा, तो हमारे ये आ गया। उसके बाद हम टोटल लोड हमारे ये हो गया, यानी कि इसमें ये प्लस कर देंगे 3200 प्लस 320, तो हमारा 520 किलो न्यूटन आ गया, मतलब 3520। उसके बाद एरिया ऑफ फुटिंग की बात करेंगे। एरिया ऑफ फुटिंग को हम ए से डिनोट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ फुटिंग कैसे निकलेगी, टोटल लोड अपॉन सेफ बियरिंग कैपेसिटी, जो कि फर्स्ट पेज में अपने सेफ बियरिंग कैपेसिटी 200 लेनी थी, और एरिया ये लोड उठा के आप यहाँ रख देंगे, तो आपका एरिया आ जाएगा कुछ 17.6 मीटर स्क्वायर। अब हमारा एरिया आ गया, तो हमें करना क्या, लेंथ पता करने, क्योंकि विड्थ तो हमें पता है वो 2.4 रेस्ट्रिक्ट की हुई है, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पर पता है जिस क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी उसमें यहाँ पे हम x और 2x ले लेंगे। रेशो तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि अगर आपने विड्थ को x माना है तो लेंथ को 2x मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये हमें प्लस पॉइंट है कि हमें 2.4 हमें पहले से गिवन है, तो ये हम इस तरह से फॉर्मूले में पुट करने के बाद लेंथ हमें पता चल जाएगी, ठीक है। ये इधर भेज देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 7.33 मीटर आ जाएगा, उसे राउंड फिगर 7.5 ले लेंगे ताकि कैलकुलेशन अच्छी हो, ठीक है। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, लेकिन सेकंड स्टेप से जाने से पहले आप पहले की डायग्राम देख लेते हैं, जो जो हमने पता किया है उस हिसाब से। मतलब अभी जो हम फर्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ फुटिंग निकाल के आए हैं उसको डायग्राम के तौर पे हम समझ लेते हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी लेंथ आपको पता है 7.5 हमने निकाल लिया है, विड्थ आपको पता है 2.4, और जो बीच का डिस्टेंस तो दो कॉलम का वो 5 मीटर गिवन है, इस डायग्राम के हिसाब से ये 5 मीटर गिवन है। तो अभी से जो हमने लेंथ निकाली है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो अब हमारी लेंथ 7.5 मीटर मैंने आपको बताया, अभी जो हम निकाल के आए हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। 2.4 हमें पहले से ही पता था, 5 मीटर भी हमें पता था, तो अब जो हमें 7.5 पता चला उससे क्या रिजल्ट्स हम कंक्लूड कर सकते हैं, वो रिजल्ट ये होंगे कि आपको 5 मीटर पता है, तो 7.5 से आपको ये पता चलेगा 1.25 और 1.25, वो कैसे निकला, 7.5 माइनस 5 कर लेंगे, ठीक है, तो जो बचेगा उसे डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो दोनों साइड का डिस्टेंस आपको पता चल गया। उसके बाद आपको 500 mm के जो कॉलम है वो आपको पता ही है कैसे हैं, तो यहाँ से जो कॉलम का जो डिस्टेंस बच गया 1 मीटर, फेस से यहाँ तक का कॉलम 1 मीटर बच गया, ठीक है, और यहाँ से हाफ से और यहाँ तक 1.2 मीटर आ गया हमारा। वो कैसे आया, वो ऐसा है जैसे कि 2.4 है टोटल, तो इसका हाफ कर देंगे 2.4 का 1.2, ठीक है, तो इधर भी 1.2 और 1.2, क्लियर। उसके बाद जो आपका ये 1.2 है उसमें से आप 0.25 माइनस कर देंगे, यानी कि ये 0.5 है, इसका हाफ माइनस कर देंगे 1.2 में से जो कि यहाँ से आया था, तो आपका 0.95 आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.95 ही आगे यूज़ करूँगा, और ये 1 मीटर का कॉन्सेप्ट भी है ना, आपको आगे चल के बहुत दुख देगा, तो ये 1 मीटर ध्यान रखना, यहाँ पे 1 मीटर हमने देखा है और यहाँ पे 0.95 मीटर, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद अभी कंटिन्यूएशन में फर्स्ट स्टेप के कंटिन्यूएशन के अंदर ही हम फैक्टर सोइल प्रेशर पता करेंगे। फैक्टर सोइल प्रेशर का मतलब एक तो होता है सोइल प्रेशर नॉर्मली, उसके बाद फैक्टर सोइल प्रेशर का मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो फैक्टर सोइल प्रेशर पता करने के लिए आपका फॉर्मूला है टोटल लोड ऑफ द कॉलम ओनली, मतलब सिर्फ कॉलम का लोड, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ फुटिंग, के फुटिंग का एरिया कितना आ रहा है, ओके, उसे 1.5 से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्ड लिया हुआ है। फैक्टर मतलब आप समझ गए होंगे, फैक्टर्ड 1.5 से मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे एरिया ऑफ फुटिंग तो 7.5 इंटू 2.4, ठीक है, और ये लोड आपको पता ही है एक कॉलम का इतना था, तो 2 का मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो हमारा फैक्टर सोइल प्रेशर आ गया 266.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अब हमें पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो अपवर्ड सोइल प्रेशर पर यूनिट लेंथ। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करना था, मतलब पर लेंथ है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करना था, नहीं, ये आपको विड्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2.4 से।
मतलब अगर पर लेंथ निकाल रहे हो आप 7.5, तो आप कहोगे कि 7.5 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन नहीं, 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये आ जाए। तो मैंने टॉप व्यू कुछ ऐसे बना लिया। ये 1.25 आप समझ गए होंगे, जो भी पीछे डायग्राम में दिखाया था बड़ा जूम करके। 5 मीटर उसके 2 कॉलम के बीच की, और उसका ये साइड व्यू है, ठीक है। तो ये डेप्थ है टोटल, और ये बी है, ये ब्रेथ है, विड्थ, और ये डेप्थ है। ये दूसरा व्यू है, ये दूसरा व्यू है, ये प्रोजेक्शन की हुई है, ठीक है। तो अब हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे वो देखना है। अब जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, मैंने इसे नीचे प्रोजेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो डायग्राम को मैंने कुछ एक लाइन में ऐसा बना दिया कि अब सिंपली सपोर्टेड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये डायग्राम ऊपर का अलग है, उसके बाद ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ये डायग्राम आपको कुछ कैंटिलीवर की याद नहीं दिलाता? अगर इसे मैं उल्टा कर दूँ तो ये आपको कैंटिलीवर नहीं दिखेगा। मतलब अब देखो, ये कैंटिलीवर डायग्राम नहीं दिख रहा, ऊपर यूडीएल लोड लगा हुआ है, ये आपके रिएक्शंस हैं, सपोर्ट्स। तो ये सिंपली सपोर्टेड का दिखा रहा है। सॉरी, मैंने कैंटिलीवर बोला, एक्चुअली ये सिंपली सपोर्टेड। कैंटिलीवर ये ऐसे बन जाएगा इधर से, ठीक है, समझ गए होगे। मतलब सिंपली सपोर्टेड है बेसिकली, लेकिन जो ये फालतू का पार्ट है मैं इसे कैंटिलीवर बोल रहा हूँ। अगर ये ऐसा होता डायग्राम तो आपका ये सिंपली सपोर्टेड होता, लेकिन अब ये यहाँ पे दोनों तरफ कैंटिलीवर दिए हुए हैं। ओवर हैंगिंग का केस हो गया एक तरह से। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे शेयर फोर्स। सबसे पहले शेयर फोर्स एट सी निकालेंगे, ठीक है। शेयर फोर्स एट C1। मैंने इन दोनों कॉलम जो आपने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, इन दोनों कॉलम्स को नाम दे दिया है, ठीक है। अब हमें शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं कि हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो हमें ये वैल्यूज़ पता करनी है कितनी कितनी होंगी। तो सबसे पहले शेयर फोर्स C1 पे निकालना है, तो आप यहाँ पे उंगली रख लेंगे, ठीक है। उंगली रखने के बाद आप देखेंगे कि ये कैसे लग रहा है यहाँ पर लोड। ये लग रहा है हमारा इस तरफ से, अगर इस तरफ से ऐसे जा रहा है, मतलब मूवमेंट ऐसे जनरेट हो गया कि यहाँ पे उंगली रखने के बाद, तो ये आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेंगे इस साइड, ठीक है। तो ये कितनी हुई, ये आपको गिवन है, ये आपको 640 किलो न्यूटन गिवन है, ठीक है। ये मैंने कहाँ से निकाली थी, स्टेप 1 में से निकाली हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। अपवर्ड सोइल प्रेशर पर यूनिट लेंथ जो निकली थी 640 किलो न्यूटन निकली थी। तो ये जो आप ये यूडीएल जो देख रहे हैं ना इसके नीचे, ये सोइल का, ये 640 है हमारा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे उंगली रखी और यहाँ पे ये 640 है। तो 640 से इतना लोड कितना लग रहा है इस तरफ, 640 का लग रहा है। तो -640 इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 1.25। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारा -800 आ गया, ओके। तो ये मैंने लिख दिया 800, ठीक है। अब दोबारा से निकालेंगे C1 पे। अब यहीं पे उंगली रखेंगे, लेकिन हम जस्ट, पहले हमने कहाँ निकाला था, जस्ट लेफ्ट निकाला था, अब जस्ट राइट निकालेंगे। तो वही करेंगे, शेयर फोर्स एट C1, दोबारा से C1 पे लेंगे, लेकिन जस्ट राइट। अब हमारा सेक्शन यहाँ पर है, मैंने कुछ उंगली इस तरफ रख रखी है थोड़ी सी, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा। तो बस ये तो हम पहले निकाल चुके थे, -800, तो -800 मैं एज इट इज़ रख दूंगा। उसके बाद हमारा क्या, ये 1.5 इंटू ये निकला है जो ये यहाँ लग रहा है इस तरफ, तो इसी को ही बताऊंगा मैं। यहाँ लिख दिया 1.5 इंटू 1600, तो ये हमारा टोटल आ गया 1600 किलो न्यूटन। तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा पॉजिटिव आया है साइन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पहले ये नेगेटिव था, लेकिन जब मैंने इधर कर दिया तो ये तो नेगेटिव ही जनरेट कर रहा है -800, लेकिन अब ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव साइन आ गया। ये आ गया समझ में। उसके बाद कुछ नहीं, आपको C2 की तरफ जाना है। सेम जैसे यहाँ पे क्या है, C2 पे करेंगे, शेयर फोर्स एट C2 पे भी ऐसे ही आप यहाँ पे उंगली रख लेंगे C2 पे, और इस तरफ देखेंगे। तो इस तरफ आप क्या करेंगे, इस तरफ आपको ये लेंगे, पॉजिटिव लेंगे हम, क्योंकि इस तरफ है डायरेक्शन, ठीक है। अब इस तरफ मैं समझ रहा हूँ कि अब यहाँ पे आप कहोगे कि आपने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव या पॉजिटिव लिया था, लेकिन इस तरफ जब साइन करेंगे तो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप सिंपली सपोर्टेड के रूल अच्छी तरह जानते हो। ओवर हैंगिंग का केस है बाय द वे ये, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे लेंगे तो आप इसे +800 ले लेंगे, 1.25 इंटू 640 कर लेंगे, तो आपका 800 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आया था। लेकिन ये पॉजिटिव का आएगा अब, यानी कि ये आपका जो आ रहा है 800 किलो न्यूटन, ये पॉजिटिव है, ओके। उसके बाद आप जस्ट लेफ्ट लेंगे। अब आपका सेक्शन यहाँ रहेगा, अब ये भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन अब ये माइनस आएगा, क्योंकि अब ये माइनस लेंगे हम, जैसा यहाँ पे लेते हैं उसको अपोजिट लेंगे इस वाली साइड, तो वो ये आपका ये आ जाएगा -600 किलो न्यूटन। तो आपने ये -600 किलो न्यूटन ले लेंगे, ये माइनस का साइन है। अब आपका शेयर फोर्स हो गया, इसके बाद बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे आप, यानी कि ये बनाना है, इसे बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट
डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे तो बनेगा नहीं, इसे बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ निकालेंगे। कैसे, ये रहा, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है हमें। तो बेंडिंग मोमेंट एट C1 और C2 निकालना है, तो वो क्या होगा, लोड इंटू WL²/2। वो कैसे आया, आप मान लो यहाँ पे उंगली रखोगे आप, ठीक है, आपको निकालना है C1 और C2 पे, तो आप यहाँ पे रखोगे उंगली और WL²/2 लिख दोगे। वही तो करते हो UDL के केस में, WL²/2, तो आप वही लेंगे, यहाँ पे उंगली रख के WL², W कितना है 640, ये जो दिया हुआ है, L कितना है 1.25, L² यानी कि 1.25 का स्क्वायर/2, बस वही लिया है, 640 इंटू WL², इसका स्क्वायर/2, तो ये आएगा 500। तो आपका ये है 500 किलो न्यूटन मीटर, और ये भी आपका 500 किलो न्यूटन मीटर है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे निकाल रहे हैं इस तरफ लेके तो भी मूवमेंट सेम रहेगा, और इस तरफ उंगली रख के इस तरफ निकाल रहे हैं तो भी रहेगा। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे कि आप यहाँ पे उंगली रख के यहाँ से क्यों नहीं निकाल देते, आप कैसे भी निकाल लो मूवमेंट, नॉर्मली पूरी लेंथ लेके निकाल लो या इसे लेके निकाल लो, आपका आएगा आंसर वही 500 दोनों तरफ से, ठीक है। अगर नहीं आया तो आपका गलत है, वो आपको चेक करना, और ये नेगेटिव है, ये ध्यान रखना ज़रूर। और यहाँ पे जो आएगा वो पॉजिटिव, वो कैसे निकलेगा अब वो भी देख लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन निकालना है। अब मिड स्पैन को निकालने के लिए 640 इंटू 3.75 स्क्वायर/2। अब ये 3.5 स्क्वायर/2 कैसे आया, ये यहाँ निकाला हमने मिड पे, ठीक है। तो 1.25 ये डिस्टेंस था, तो 5 का हाफ कितना है, 5 का 2.5, तो उससे 2.5 को, यानी कि यहाँ पे 2.5 है प्लस 1.25 होगा, तो हमारा 3.75 बन जाएगा। तो वो ये WL²/2, क्योंकि UDL है भाई, ध्यान देना कि यहाँ पे UDL है, ये जो लोड लग रहा है ये UDL है, और UDL का निकालने के लिए हम WL²/2 करते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि समझने वाली बात है। इसके बाद ये आ जाएगा हमारा -1500 किलो न्यूटन, तो वही लिख देंगे हम, यानी कि ये पॉजिटिव थे हमारे और ये नेगेटिव आया है, जो ये वाली वैल्यू है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया SFD है और ये BMD है, ठीक है। डायग्राम आपका ये गिवन था, ये कैसे निकाला वो भी मैंने आपको प्रोजेक्ट करके बता दिया है कैसे कैसे आया है। इसके बाद हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालेंगे, यानी कि ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये जीरो मोमेंट पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे मोमेंट हमारा जीरो है, तो इन्हें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलते हैं, क्योंकि मोमेंट यहाँ पे साइन चेंज करता है। इसकी साइड पे बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन एक्चुअली जनरेट कहाँ होता है, ठीक है। तो जहाँ पे मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज करता है और उस पॉइंट को जहाँ पर जीरो हो जाएगा उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें इक्वेशन बनानी होगी, और इक्वेशन ऐसे बनेगी कि हम उस जगह मोमेंट निकालेंगे जहाँ पर x डिस्टेंस होगा। मतलब अभी हमें ये पता करना है कि पॉइंट कितनी दूर है, तो ये हम x मान लेंगे, और इस जगह पर हम, जैसा कि हमें पता है कि मोमेंट जीरो होता है, ठीक है, तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे मोमेंट की और उसे ज़ीरो कर देंगे यहाँ पर रखकर, और जैसे कि डिस्टेंस हमें पता नहीं तो डिस्टेंस की जगह x रखेंगे, बस यही हमें करना है। तो हम वो कैसे करेंगे, जब ये पॉइंट है x, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है, तो ये कुछ यहाँ पड़ेगा x डिस्टेंस। तो ये अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, इसका लेंगे हम 640 इंटू x²/2, ये हो गई हमारी। इसके बाद माइनस क्या किया, इसमें माइनस ये वाला लोड क्या है 1.5 इंटू इसे कर लेंगे तो 2400 आ जाएगा, और उसमें क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कितना है 125 माइनस एक्स, 1.25 माइनस एक्स, या फिर ऐसे बोल लो कि x माइनस 1.25, तो ये रख देंगे हम। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, आपको ये कैलकुलेटर में सोल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी 1.58 मीटर। तो दोनों जगह हम ये वैल्यू रख लेंगे 1.58 मीटर, 1.585 मीटर, तो इसे हम 1.6 ले लेंगे बेसिकली, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि x की वैल्यू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पर निकाली हुई है, ठीक है। ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम था और ये आपका मेन डायग्राम था। इसके बाद थर्ड स्टेप करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ। कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ हम तीन तरीके से करेंगे। पहला था हमारा फ्रॉम द बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन, तो वही करेंगे। बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकालेंगे, तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है उसके हिसाब से डेप्थ कंसीडर करेंगे। अब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आपका क्या है, इस डायग्राम के हिसाब से आपका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या था, 500 था और -1500 भी था, तो इसमें से -1500 ले लेंगे। मैग्नीट्यूड को कंसीडर, मतलब हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे, साइंस को नहीं, यानी प्लस और माइनस को कंसीडर नहीं करें, लेकिन मैग्नीट्यूड में सबसे ज़्यादा ये था, तो इसे ही उठा लेंगे हम पहले।
तो हमने ये उठा ली वैल्यूज़। उसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, आई एम श्योर आपको पता होगा क्या होता है, लेकिन एक ये भी होता है अल्टीमेट, ये भी आपको पता होगा कि MU/RU/BD²। तो इसमें RU की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से। RU की वैल्यू जो होती है आप तीन तरह से निकलती है, यानी कि आप कौन सा FE यूज़ कर रहे हैं, FE 250 है, 415 है या 500 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम 415 कर रहे हैं, तो RU की वैल्यू 0.138 FC के ले लेंगे। तो कुछ नहीं, बस कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 हम सारी वैल्यूज़ रख देंगे, MU की वैल्यू यहाँ रख दी और इसे इसके इक्वल रख देंगे। तो 0.138 FC के 25 लेना है, क्योंकि 25 ग्रेड M25 यूज़ करें FC के, ठीक है। उसके बाद 200, ये हमारा B है विड्थ, जो कि हमारी 2.4 थी, इसे mm में करेंगे तो 2400 और फिर D² लिखेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारी D की वैल्यू है 425 mm। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी तरीके से निकाल लेंगे फ्रॉम वन वे शेयर कंसिडरेशन। वन वे शेयर कंसिडरेशन से पहले आपको उसके बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक मतलब ये टॉप व्यू है हमारा फाउंडेशन का, फुटिंग का एक्चुअली। तो इसमें जो ये आप सेक्शन देख रहे हैं ना D, हमेशा एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, आपका कॉलम का फेस ये है, इससे D डिस्टेंस पर एक्ट करता है हमारा वन वे शेयर। आपका कॉलम का फेस ये है और इससे D डिस्टेंस पर एक्ट करता है हमारा ये वन वे शेयर। डायग्राम मतलब इसे साइड व्यू से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये D डिस्टेंस से एक्ट कर रहा है और इसकी कॉलम का फेस आपको पता ही है 500 mm दिया हुआ है, तो ये mm का 500 mm। और हमें इसका हाफ बताया मैंने, ये जो यहाँ पे 0.25 लिखा है इसका हाफ है ये ज़रा ध्यान रखना कि 500 का हाफ जो है 0.25 है। ब्रेड्थ आपको पता ही है और साइड पोस्ट से ऐसा दिखेगा, यानी D सेक्शन कुछ इस जगह एक्ट करेगा थोड़ा सा डिस्टेंस पे, यानी कि ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए कितना होगा और उतनी ही हम डेप्थ लेंगे। कमाल की बात तो ये जो आपकी ये डेप्थ है ना, ये उतनी ही लेंगे जितना ये डेप्थ है। हाँ, ये फैक्ट है एक। तो वन वे शेयर निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हम उसे VU से डिनोट करेंगे और कॉलम मैक्सिमम शेयर फोर्स, यानी कि यहाँ पे कॉलम मैक्सिमम शेयर फोर्स रखना है। इस डायग्राम के हिसाब से आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स कौन सा है, 600, यानी कि 800 भी है, इधर भी 16 है, इधर भी 16 है। तो मैक्सिमम कौन सा, अगर यहाँ पे कुछ और होता 500 होता तो हम 1600 को लेते। अब दोनों जगह सेम है तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा ले रहे हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैग्नीट्यूड ही हमारा कंसिडर करता है, प्लस और माइनस साइन कोई मायने नहीं रखते। तो हम इस 1600 को उठा लिया हमने और उसे यहाँ रख दिया। उसके बाद हमें 640 है, आपको क्या से PO जो वैल्यू है ये हमारी अपवर्ड सोइल प्रेशर है, ठीक है, मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी जो भी है, तो 640 लिया है, यानी कि हमारी वो तो हमारी 200 थी मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी, लेकिन ये हमारा जो PO है हमारा अपवर्ड पर यूनिट लेंथ है सोइल प्रेशर। उसके बाद हाफ ऑफ द कॉलम साइड, हाफ जो मैंने बताया ना 0.25 लेंगे हम, तो यहाँ पे मैंने 0.25 ले लिया। अब ये मैंने किस में लिया है 0.25, कोई बता सकता है? ये मैंने लिया मीटर में, यानी क्योंकि 500 mm का मेरा कॉलम का फेस था, उसका हाफ होना चाहिए था 250 mm, लेकिन 0.25 लिया मैंने, यानी कि मीटर में कंसीडर कर लिया, ठीक है। उसके बाद D है जो, यानी कि ये वाला D, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के 1000 से डिवाइड करके रखेंगे, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर ही, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि ये किलो न्यूटन बन जाता। उसके बाद एज्यूमिंग 0.2% स्टील, ये टेबल है 456 कोड में दी हुई है, टेबल नंबर 19, ठीक है। तो लेकिन इन क्वेश्चनों के अंदर जब भी आप वन वे शेयर यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पर 0.2% जो आप लेंगे, आप इसकी वैल्यू 0.32 न्यूटन पर mm² ही ले सकते हैं हर जगह, बिल्कुल आंख बंद करके ले सकते हैं, और इसे याद कर लो कि आपको यही लेनी है। उसके बाद आपका ये फॉर्मूला है VU/BD, और जो कि छोटा होना चाहिए लेस देन 0.32 से, यानी कि इससे छोटा होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, आपको ये जो वैल्यू आपने उठा के रखी थी वो यहाँ रख दो एज इट इज़। इसे सोल्व मत करना क्योंकि D की वैल्यू निकालनी है और 2 वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स सोल्व नहीं हो सकते, उसके लिए आपको अगर 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता, तो इसको एज इट इज़ छोड़ दो और इसे आप यहाँ रख लो VU की जगह उठाकर। उसके बाद आपको BD रखना है, B कितना था आपका 2.4, इसे हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, मानता हूँ इस ब्रैकेट के अंदर आपने जो वैल्यू लिया है वो मीटर में ली हुई है, तो वो ब्रैकेट के अंदर है और फॉर्मूले में एज इट इज़ रखनी है, ध्यान रखना इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है। और यहाँ पर आपको mm की वैल्यू रखनी है, इंटू D कर लेंगे, तो 0.32 से छोटा है। जब इक्वेशन में सोल्व करेंगे तो ये मत सोचना कि कैलकुलेटर में ये वाला साइंस लगाएंगे, इसे इज इक्वल टू मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी D की वैल्यू आ जाएगी 1023 mm,
अब इसे राउंड फिगर मान लेंगे हम, 1100 मान लेते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से। तो ये हमारा स्मॉल डी है जो 1100 लिया है, मतलब बड़ा जो डी हमने लिया है, स्मॉल डी नहीं बड़ा डी, विद कंसीडरिंग जो हम उसका वो ले रहे हैं क्लियर कवर। तो क्लियर कवर माइनस करेंगे 1100 में से 60 माइनस कर लेते हैं तो 1140 आ गया। तो हमारा डी ये था 11 मतलब 1023, लेकिन हमने 1040 मान लिया mm में। क्लियर है, क्योंकि हमने 60 mm का क्लियर कवर माइनस कर दिया इसे मान के। तो अब इसे हम क्या करेंगे, अब टू वे शेयर से चेक करेंगे वैल्यू जो आई है वो ठीक है या नहीं है। तीसरी जो चीज़ थी हमारी वो टू वे शेयर को चेक करना था सेम वैल्यू के लिए। तो टू वे शेयर कहाँ एक्ट करता है, अब आप ये आपकी पूरा फुटिंग का है, ठीक है, ये आपको फुटिंग पता है, कॉलम पता है आपको क्या है, 500 का साइज़ है। तो जो आपकी जो टू वे शेयर है वो एक्चुअली d/2 डिस्टेंस पे एक्ट करते हैं, वो भी चारों तरफ, यानी कि d/2 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 d/2, सेम एज इट इज़ d/2 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 और d/2। अब इसके अंदर मैं एक बात बताता हूँ, जब आप एक साइड कंसीडर कर लेंगे तो 500 प्लस डी लेंगे। प्लस डी क्यों लेंगे, क्योंकि अगर आप ये 500 ले रहे हैं और d/2 ये है और d/2 ये है, तो 500 प्लस d/2 प्लस d/2, तो d/2 प्लस d/2 आपका d ही बन जाएगा, तो आप वही ले लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा टू वे शेयर उसे पंचिंग शेयर भी बोलते हैं, जो कि डिस्टेंस d/2 पे एक्ट करता है। तो पहली लाइन यही बताती है कि क्रिटिकल सेक्शन जो है, जो मैंने आपको अभी समझाया, फॉर टू वे शेयर और द पंचिंग शेयर इज द डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। फेस ऑफ द कॉलम से d/2 डिस्टेंस पे एक्ट करता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो पंचिंग शेयर है, मतलब ये जो आप क्रिटिकल सेक्शन देख रहे हैं ना, इसका पैरीमीटर निकालना है। तो अभी स्क्वायर है हमारा, नॉर्मली आपको पता है कि वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पैरीमीटर निकलेगा 4 इंटू साइड, यानी कि पैरीमीटर ऑफ पंचिंग शेयर कैसे निकालेंगे, 4 इंटू साइड करके। अब मैंने साइड आपको बताई थी, एक साइड कैसे लेनी है, 500 प्लस d/2, यानी कि ये वाला हिस्सा, और दूसरा d/2। ऐसे अगर मान लो आप ये वाली साइड लेते हैं तो प्लस d/2 ये और प्लस d/2 ये, अब ये आपका तभी तो पूरी साइड बनेगी ना, ठीक है। तो 4 इंटू साइड आपने कर लिया, उसके बाद 4 इंटू साइड आप करेंगे 4 इंटू 500 प्लस d/2 आपने रख लिया। उसके बाद एरिया ऑफ पंचिंग शेयर निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, जो आपने पैरीमीटर निकाला था उसे उठा के d से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपने ये जो पैरीमीटर निकाला ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू 500 प्लस d बन जाएगा। तो वही लिखा है 4 इंटू 500 प्लस d। तो अब क्या करेंगे, इसे d से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे उसे, तो आपका एरिया बन जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। उसके अंदर d की वैल्यू रख लेते हैं। d की वैल्यू ये कहाँ से रखी है, मैंने ये वन वे शेयर से निकाल लिया है, जो b में निकाली थी ना हमने, जो हमने कंसीडर करी थी, ये जो हमने निकाली थी 1040 mm। अब इसे पुट कर लेंगे हमारे, वो मैंने पुट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद शेयर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन निकालेंगे। क्रिटिकल सेक्शन पे कैसे निकालेंगे, b माइनस, यानी कि ये पूरा सेक्शन b माइनस, यानी कि 2400 माइनस 640, यानी कि 640 कहाँ से आया, ये 640 आया आपका फैक्टर सॉइल प्रेशर से, तो 640 वहाँ से आ गया, अपॉन में 2.4 कहाँ से आया, अब सोचने वाली बात है। जो आपका ये 2400 है ये नहीं है, ठीक है, यही गलती सब करते हैं सारे बच्चे, आप यही गलती करते हैं कि 2400 आप ये देख रहे हैं जो ये है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इत्तेफाक है, क्योंकि विड्थ इतनी आई है तो 2400 ये बन गया। ये 2440 कैसे उठाया, ये उठाया कॉलम के लोड से। कॉलम का लोड कितना लेता है, 1.5 इंटू 600, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2400 उसका लोड आ जाएगा, तो उसी लोड को 2400 लिया हुआ है। उसके बाद माइनस 640 आपका सोइल प्रेशर, और ये 2.4 कहाँ से आया, अब आया ही 2.4 यहाँ से, क्योंकि ये mm में दिया हुआ है और 2.4 मीटर हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही है 2.4 आपने ये वाला उठाया है। ध्यान रखना ये 2440 ये मत ले लेना, ये आपका लोड, कॉलम पे लोड कितना लग रहा है एक पे, वो निकाला हुआ है। उसके बाद 0.5 आया है, 0.5 मैंने आपको बताया इसका कॉलम का फेस, मतलब कॉलम का फेस 500 mm का है, तो 0.5 मीटर प्लस 1.04, यानी कि d हमने कितना लिया था, अब यहाँ पे प्लस d लिया है, यानी कि प्लस d/2 प्लस d/2 लेना था उसे, लेकिन d/2 प्लस d/2 एक ही d बन जाएगा, तो उसने एक ही बार ले लिया इसे, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे उठा के यहाँ 1.04 का उसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला एक्चुअली शेयर फोर्स निकालने के लिए क्रिटिकल सेक्शन पे, इस सेक्शन पे निकालने के लिए। तो VU आ जाएगा आपका इतना। तो अब इसे क्या करना है, चेक करना है हमें किसके साथ, TC के साथ निकालेंगे, TV के कंपेयर करेंगे। अब आपने ये निकाला जो वैल्यू, अब वो ऐसे नहीं निकली थी, वो निकली थी VU/B0D करके, मतलब ये जो आपने निकाला है ना फॉर्मूला, ये हमें यूज़ करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले TC की वैल्यू कैसे आती है, TC की वैल्यू होती है, आपको याद रखनी है ये सारी चीज़ें, 0.25 √FC के। अब FC की वैल्यू 25 होती है, जो हम क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं,
मतलब कंक्रीट जो यूज़ करें, कंक्रीट ग्रेड 25 यूज़ करें हम 25, तो वही रख लेंगे 25। वी यू की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे 1768 और डिवाइड बाई ये वाली इक्वेशन कहाँ से, ये आई हमारी यहाँ से, एरिया ऑफ पंचिंग शेयर बी नोट बाई डी, बी नोट बाई डी देख रहे हो ना, तो बी नोट बाई डी जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमने यहाँ रख लिया। उसके बाद इस सबको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ 1.25 आ जाएगी और 0.28, जो कि हैंड्स ओके है। मतलब इस बात का ये है कि जो आपने वन वे शेयर के हिसाब से आपने जो डेप्थ कंसीडर करी है वो टू वे शेयर में भी सक्सेसफुल है। अगर सक्सेसफुल नहीं होती तो हम उसे चेंज करते, यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना होती तो हम उस डेप्थ को थोड़ा और बढ़ाते। लेकिन आपने जो वन वे शेयर से ली थी वो टू वे शेयर में भी सक्सेसफुली काम कर रही है, तो बेसिकली हमारा यही है कि टू वे शेयर भी हमारा काम चल जाएगा। अब हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ, डिज़ाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। ये हमारा चौथा स्टेप है और आपको मैं बता दूँ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट होता क्या है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें ये है ना ऐसे लंबी साइड, उसे लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर जो हम सरिया यूज़ करेंगे, यानी कि ऐसे ऐसे जो सरिया यूज़ करेंगे वो देखना हमें कैसे होगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट के अंदर भी हम नेगेटिव मूवमेंट निकालते हैं हॉगिंग मूवमेंट के लिए और पॉजिटिव मूवमेंट निकालते हैं सैगिंग के लिए। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर मूवमेंट ले लेंगे, ये जो सबसे ज़्यादा आई थी वही 1500 सॉरी, सबसे मैक्सिमम हमारी यही थी 1500 किलो न्यूटन, तो वही उठा लेंगे दोबारा से लॉन्गिट्यूडिनल के लिए, क्योंकि हम कर भी उसी के अंदर रहे हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा मूवमेंट, अल्टीमेट मूवमेंट निकालने का 0.87 F/AST D 1 माइनस F/AST अपॉन FC के BD ब्रैकेट बंद। ये फॉर्मूला नहीं पता तो रट लो, हर जगह यूज़ होता है डिज़ाइन के अंदर, RCD के अंदर हर जगह यूज़ होगा आपका, क्योंकि लिमिट स्टेट का अल्टीमेट मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला है जिसके अंदर F/, और FCK की वैल्यू रख सकते हैं आप और ST पता कर सकते हैं। तो इसमें हम AST पता करेंगे कि एरिया ऑफ स्टील कैसे कितना लगेगा। तो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप ये रख लेंगे MU की जगह, ठीक है, इंटू 10⁻⁶ क्या है, ये किलो न्यूटन मीटर में है, तो न्यूटन MM में बनाने के लिए 10⁻⁶ मल्टीप्लाई किया हुआ है। उसके बाद 0.87 F/415 हम यूज़ कर रहे थे, AST की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें पता नहीं, AST एज इट इज़ रख लिया। फिर उसके बाद D हम कितना कंसिडर करके आ रहे थे, D में बड़े वाले D की बात नहीं कर रहा, छोटे वाले D यानी कि डेप्थ क्लियर कवर माइनस करके, वो जो हमने 1140 मतलब 1040 माना था वो हम यहाँ रख लेंगे, ब्रैकेट 1 माइनस 415 AST अपॉन 25 FC के 25, जो कि हमारी ग्रेड थी कॉन्क्रीट की M25, वो रख लेंगे 25। उसके बाद B की वैल्यू रख लेंगे, B की वैल्यू आपको पता ही है 2.4 थी मीटर में, उसे MM में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ये वैल्यू दोबारा रख लेंगे, ठीक है। तो हमारी एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारा ये आ जाएगा 4052 mm², इस इक्वेशन को सोल्व करने का कैलकुलेटर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 16 mm का डायमीटर यूज़ किया, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस 8 यूज़ मत करना क्योंकि वो बहुत छोटा हो जाएगा, जो कि हम स्टीरअप्स में या फिर टाइज में यूज़ करते हैं। तो मेन एनफोर्समेंट के लिए हम इससे 16, 20 जो भी आप यूज़ करना चाहो, मैंने 16 का यूज़ किया है। तो 16 mm का डायमीटर जब मैं बार यूज़ कर रहा हूँ तो एक डायमीटर का जो एरिया है, मतलब एक बार का जो एरिया है वो मुझे पता होना चाहिए, यानी कि π/4 × 16 का स्क्वायर, जो कि हमारा 201 mm² आएगा, तो वो मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद स्पेसिंग की बात करते हैं। स्पेसिंग में क्या है कि हमें पता होनी चाहिए कि हम भाई एरिया ऑफ स्टील मैंने बता दिया कितना यूज़ होगा, ठीक है, तो मुझे स्पेसिंग पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ बार्स पता होनी चाहिए कि हम कितने बार्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिंग को निकालने के लिए फॉर्मूला है कि जो आपका एक डायमीटर का, मतलब जिस डायमीटर का बार आप यूज़ कर रहे हैं उसका एक का एरिया यहाँ पे रख लेंगे 5। बी कहाँ से लिया है, मतलब किस रिस्पेक्ट में आपको निकालनी है स्पेसिंग। जेन्युइन सी बात है, अगर मान लो मेरे रेनफोर्समेंट कुछ ऐसे गिरेंगे इसके अंदर, तो स्पेसिंग मुझे इनके बीच की बतानी है, ठीक है, इसके बीच की स्पेसिंग बतानी है, तो वो किस रिस्पेक्ट में, इसी में तो बताऊंगा, मतलब इसमें तो नहीं बताना था ना 7.5, मुझे तो ऐसे ऐसे स्पेसिंग चाहिए, तो 2.4 यानी कि वो रखूँगा मैं वहाँ पर। तो यहाँ पे B की जगह 2440 रख लेंगे। उसके बाद AST कितना आया था, ये आया था हमारा इतना, वो यहाँ रख लेंगे वैल्यू। उसके बाद इस सबको सोल्व करेंगे, स्पेसिंग आ जाएगी 119 mm, यानी कि मिनिमम स्पेसिंग है मेरी 119। इससे कम भी कर सकता हूँ मैं स्पेसिंग को, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रख सकता, यानी कि 120 अपनी तरफ से नहीं रख सकता, इससे कम ले सकता हूँ, मतलब स्पेसिंग जितनी कम होगी स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगी, समझ रहे हो ना आप। हाँ, तो नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए टोटल एरिया ऑफ स्टील अपॉन एक का एरिया, एक बार का एरिया वही है
टोटल कितना है, एक का कितना है, वही जो 10th में यूज़ करते थे हम। नंबर ऑफ बार्स पता करना है, टोटल कितना है AST, और एक मतलब 16 mm का डायमीटर यूज़ कर रहा हूँ तो एक का एरिया इतना है, तो वो ये 405 स्क्वायर यहाँ रख लिया अपॉन ये वाला जो था 2101 ये यहाँ रख लिया, तो हमारे नंबर ऑफ बार्स कितने आ गए, 21 बार्स आ गए, स्पेसिंग इतनी है। तो उसी बात को हम टेक्निकल वे में कैसे लिखते हैं कि प्रोवाइड 16 mm डायमीटर बार, ठीक है, एट द रेट ऑफ कितने स्पेसिंग है 119 ली थी तो मैं 110 ले सकता हूँ। ध्यान रखना जो स्पेसिंग आती है उससे आप कम ले सकते हैं राउंड फिगर में। अब राउंड फिगर में आप कहोगे 115 ले लेते हैं, 115 की भी क्या लेनी, 110 ही ले लो, ठीक है। 110 mm की ले ली सेंटर टू सेंटर और 21 बार, ठीक है, 21 बार्स एट द टॉप एज होकिंग मूवमेंट, टॉप पे होगिंग मूवमेंट होगी हमारी, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। इसके बाद जब भी हम एरिया निकालते हो तो AST मिनिमम भी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, मतलब रेनफोर्समेंट तो आप यूज़ कर लेते हैं ये मेन रेनफोर्समेंट, लेकिन जो दूसरी रेनफोर्समेंट है वो भी तो हमें देखनी है कि वो कितनी है, मिनिमम AST मिनिमम निकालेंगे। वो आपको फॉर्मूले में क्वेश्चन 456 2000 कोड में गिवन है कि 0.12% लेते हैं सेक्शनल एरिया के, तो हम वही रखेंगे। ये आपकी 0.12%, ठीक है, 0.12% है, 12% मत मान लेना, 0.12%, ध्यान रखना 0.12 और डिवाइड बाय 100 इंटू बी, जो ये आपकी बी है 2.4 वो लिया है। 1100 कैसे लिया है, ये जो बड़ा वाला डी था ना विद द अजम्पशन ऑफ क्लियर कवर, ये 1100 mm का था तो यहाँ से वो डी लिया है, और बी तो आपको पता ही है 2.4, तो वहाँ से तो वो रख लेंगे हम, तो हमारे AST मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी इतनी 3168 mm², यानी कि इससे कम है ना AST मिनिमम। तो इसमें भी सेम वही करेंगे, नंबर ऑफ बार्स पता कर लेंगे। इसमें स्पेसिंग पता नहीं करते हम, जब AST मिनिमम निकालते हैं उसके अंदर स्पेसिंग से मतलब नहीं होता, बस बार पता कर लो नंबर ऑफ बार्स कितने लगेंगे। तो नंबर ऑफ बार 16 mm डायमीटर का बार है, वही अब क्या करा था यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर मैंने नंबर ऑफ बार्स निकाला कि AST निकाला था, यही रखा था, ठीक है। तो इसमें निकाल रहा हूँ मैं AST मिनिमम रखूँगा, वो रख लिया AST मिनिमम, डिवाइड बाय एक डायमीटर 201 जो आया था मेरा यहाँ पे, वो यहाँ रख लूँगा, तो मेरे कितने बार है 16 बार्स, यहाँ पे 21 बार्स है, यहाँ 16 बार हैं, तो 21 बार माइनस 16 बार, तो 5 बार जो होंगे वो कैन बी कर्टेल्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। याद है मैंने जब बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाया था वहाँ पे कॉन्ट्रा फ्लेक्चर बताया था, वो कहाँ एक्ट कर रहा है, 1.6 मीटर पे कर रहा है, दिखाता हूँ। मैं होगिंग के लिए कर रहा हूँ यूज़, यानी कि होगिंग जो बन रही है इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो एनफोर्समेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ वो होगिंग में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कॉन्ट्रा फ्लेक्चर का पॉइंट तो ज़रूर आना था, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर ये कितने डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है 1.58, यानी कि 1.6 मान लिया उसे, ठीक है, 1.6 मीटर मान लिया मैंने। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर आपको समझ में आ गया। 5 बार ऐसे होंगे जो कि काट दिए जाएंगे इन जगहों पर, कर्टेलमेंट का मतलब है काटना, कर्टेल्ड। तो ये मेरा टॉप रेनफोर्समेंट जो कि मैं प्रोवाइड करूँगा। अब इस डायग्राम के अंदर देखो, ये जो मैंने बात बोली है ना, ये देख रहे हो, प्रोवाइड 16 mm बार कितनी स्पेसिंग पे, 110 mm की सेंटर टू सेंटर, कितने बार थे 21 बार, ये देख लो आपके 21 बार यूज़ हो रहे हैं 16 mm के एट द रेट ऑफ 110 mm की। जो ये कलर आप देख रहे हो ना, जिस कलर में ये लिखा है वही हमारा लॉन्गिट्यूडनल है डायरेक्शन, यानी कि ये जो डले हुए सरिये हैं। अब ये जो बीच में ब्लैक देख रहे हो ना, 5 सरिये, 1 2 3 4 5, ये कर्टेल्ड है, और कितने डिस्टेंस पे, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर बना था 1.6 और 1.6 इधर से, ये जो था 1.6 और 1.6, ठीक है, इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, ये टॉप रेनफोर्समेंट है, ऊपर का रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो अब जो मैंने बात कही है वो बात ध्यान से सुनो। 5 बार ऐसे थे, ये मेरे 21 बार थे, और ये 16 बार आए थे AST मिनिमम में। तो नीचे मैंने क्या लिखा था कि 121 बार माइनस 16 बार जो कि 5 बार हैं वो कि कैन बी कर्टेल्ड एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। बस यही वो बात है, यानी कि जो आप ये 5 बार है ना, ये 5 बार ब्लैक कलर के, ये जो लिख भी रहे हैं 5 बार हैं जो 16 mm डायमीटर के हैं, 5 बार, ये 5 हैश 5 16 बार डायमीटर के जो बार हैं वो कर्टेल्ड है, मतलब कटे हुए हैं बीच बीच में से, ठीक है। तो कहाँ से कटे हुए, 1.6 इधर से कटे हुए, 1.6 इधर से कटे हुए हैं। समझ में आ रही है बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और ये समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना ये बात को, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने 21 बार प्रोवाइड किया है, तो 21 बार आप यहाँ गिनोगे तो यहाँ बीच में तो 21 बार पूरे होंगे, लेकिन अब 21 बार तो आपने प्रोवाइड कर दिए, लेकिन 21 में से 16 गए,
तो वो बचे 5, वो 5 बार ये हैं जो कि कटे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बचे, यहाँ तो 16 ही बचे ना, यहाँ से गिनोगे तो यहाँ पे इसलिए 16 लिखा हुआ है, जो कि 110 mm की स्पेसिंग पर है, सेंटर टू सेंटर। मतलब यहाँ से गिनोगे तो 16, इधर भी 16 रहेंगे, लेकिन बीच में तो पूरे हैं टोटल 21 के 21, क्योंकि उसमें ये 5 भी तो इंक्लूड है। ये 5 जो कटे हुए हैं, जो यहाँ पे गिनती नहीं हो रही जिनकी, वो बीच यहाँ पे इंक्लूड है, तो इसलिए ये 21 हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी डेवलपमेंट लेंथ बताना। डेवलपमेंट लेंथ होती है LD। साइट पर जो हम यूज़ करते हैं, बहुत बार आपने सुना हो कि 47 इंटू डी, मैंने डायमीटर को मतलब डायमीटर को 5 से डिनोट किया है, तो आपने साइट पर सुना होगा कि 47D यूज़ करते हैं। भाई हम तो यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ या 50D यूज़ करते हैं, तो 47 फैक्टर कहाँ से आया है या 50 कहाँ से आया है, वो आया आपका 456 कोड से। तो डेवलपमेंट लेंथ का जो आपका फॉर्मूला है वो है 0.87 FY, और ये यहाँ पे D है जो 5 से डिनोट किया है, 4 इंटू टाउ BD। अब टाउ BD की जो वैल्यूज़ हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ तो आप पता कर लेंगे, 0.87 ऐसी रहेगा। FY आपका जो भी आप यूज़ करेंगे, स्टील की ग्रेड 415 है, 250 है, 500 है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 415 किया तो 415 रख लिया। और ये टाउ BD की वैल्यू 1.9, ये उसमें टेबल दी हुई है, टेबल 5 है, मतलब टेबल 19 है कोड के हिसाब से, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ये वैल्यू 1.92 है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू यही है, उससे छोटी होती है, मतलब ये बड़ी हो जाएगी अगर यहाँ पे, तो ये छोटी हो जाएगी वैल्यू। 47 हाईएस्ट है, ये टेंशन जोन में डेवलपमेंट लेंथ कितनी होगी, वो 47 है। 47 कुछ पॉइंट है, तो इंटू 16 कर देंगे। हमने डायमीटर कितना यूज़ किया, 16 mm का, तो हमारी डेवलपमेंट ये रहेगी 653 mm। ये ध्यान से सुना, डेवलपमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि 47 कहाँ से है, साइट पे आपको पता नहीं होता, तो ये इस फॉर्मूले से आता है। और टाउ BD की वैल्यू कोड 456 2000 में यूज़ होती है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव मूवमेंट रेनफोर्समेंट की। अभी तक हमने नेगेटिव की बात करी थी, क्योंकि हमारा स्टेप 4 चल रहा था जो कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट करना था डिज़ाइन का। तो पहले नेगेटिव तो हमने बात कर ली थी जो कि होगिंग थी, उसके बाद थी पॉजिटिव मूवमेंट, मतलब कि 1500 को यूज़ करके तो आपने मूवमेंट बता दिया था नेगेटिव होगिंग के लिए। अब इसकी बात करेंगे 500 की, तो 500 के लिए बताएंगे हम। तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगाएंगे, अल्टीमेट मूवमेंट 500 ले लेंगे, 500 की वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद सेम फार्मूला लगाएंगे 0.87 415 AST इंटू डी प्लस 1 माइनस 415 AST FC के BD। तो वही है, डी ये रहा, बी की वैल्यू रख दी, 25 रख दिया। तो AST मिनिमम जो है हमारा, मतलब AST जो आया वो AST मिनिमम से भी कम था, यानी कि जो हमने अभी पिछले स्टेप में यूज़ किया सेम वही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। प्रोवाइड 16 बार्स ऑफ 16 mm अंडर बोथ द कॉलम्स एज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। इस बात का मतलब जो आपका कॉलम है ना, कॉलम आपका यहाँ स्टे करेगा कुछ, ठीक है, तो उसके नीचे 16 mm के बार प्रोवाइड करना है, 16 mm के बार ऑफ 16 mm अंडर द बोथ द कॉलम, यानी कि 16 बार्स ऑफ 16 mm। वो तो हम पहले ही प्रोवाइड कर चुके, क्योंकि कर्टेल कर चुके थे, तो इस साइड तो 16 ही बचे ना, क्योंकि टोटल ये 21 है। इसमें से 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि कॉलम यहाँ होगा और यहाँ स्टे करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके 21 हो जाएंगे। बस दैट्स इट, वही आपको बताना था। पाँचवा और लास्ट स्टेप है हमारा डिज़ाइन ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो इसके अंदर बैंडविड्थ का कुछ रोल है। बैंडविड्थ क्या होती है कि आपका जो फुटिंग है टोटल, उसमें बैंडविड्थ क्या होती है, जो आप ये कॉलम का नीचे का तो बी सेक्शन हमें पता ही है, लेकिन एक 45 डिग्री एंगल पे, ये जो 45 डिग्री एंगल है यहाँ पे, 45 डिग्री एंगल तक उसे लाइन ऑफ एक्शन में लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसे बैंडविड्थ बोलते हैं। तो बैंडविड्थ हम कैसे लेते हैं कि B+2D, लेकिन अब सारी जगह हमारा D पूरा नहीं पड़ पाएगा, समझ रहे, जितना D है उतना ही हमें लेना है, यानी कि डेप्थ कितनी थी 1.04 थी, वो लेनी है। तो अब इतनी 1.40 हमारे पास अवेलेबल नहीं है साइड में, यानी कि आप इस कॉलम के साइड देखो, आपके फेस के कॉलम के हिसाब से यहाँ पे 1 मीटर ही अवेलेबल है और यहाँ भी 1 मीटर। तो हम वही करेंगे कि एक तरफ तो 1.04 ले लेंगे, और B तो आपको पता ही है 0.5 था कॉलम के बीच का, यानी कि ये 0.5 मीटर, ठीक है। तो एक साइड की तो हमने ले ली D के इक्वल, दूसरी साइड जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे हम 1 ले लेंगे, जितनी अवेलेबल है 1 ही अवेलेबल है तो 1 ले लेंगे, अभी मैंने आपको दिखाया। तो 2.54 मीटर आ जाएगा वो हमारा बैंडविड्थ। आपको पता चलेगा कॉलम के अंडर जो बैंडविड्थ बन रही है हमारी 2.54 मीटर की बन रही है। तो अब अपवर्ड फोर्स प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि फैक्टर्ड है, ये फैक्टर्ड है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम का लोड कितना था 1600 डिवाइड बाई 2.4, 2.4 कहाँ से है, उसकी टोटल विड्थ 2.4 है, तो हमारा 1000 किलोन्यूटन पर मीटर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। बेंडिंग मोमेंट निकालना है ट्रांसफर डायरेक्शन में। बेंडिंग मोमेंट द फेस ऑफ द कॉलम द ट्रांसफर डायरेक्शन, यानी कि इस तरफ। तो WL²/2 ले लेंगे, क्योंकि कैंटिलीवर मैंने बताया ना कि उस तरफ हम कैंटिलीवर कंसीडर करेंगे, जैसा कि मैंने जब डायग्राम दिखा रहा था आपको तब बताया था। तो WL²/2 ले लेंगे 1000, ये 1000 यहाँ से लिया,
अब ये 0.L लेंथ कहाँ से है, 0.95, ये मैंने आपको कहा था डायग्राम दिखाते टाइम का को ध्यान रखना है, वो मैं दिखाता हूँ। ये जो कॉलम का फेस है ना 0.95, यहाँ से इस साइड ये है वो 0.95 मीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका आ गया 0.95 स्क्वायर। तो उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद एस टी मिनिमम निकालेंगे हम। एस टी मिनिमम निकालेंगे 0.12%, 100 स्क्वायर 250, ये वैल्यू ले लेंगे जो आपकी रेनफोर्समेंट की आई थी, मतलब 250 ये वाली उठाई है, सॉरी रेनफोर्समेंट की नहीं, ये बी है यहाँ पे हमारा, जो कि अब हमारा ये है बैंड विड्थ 2540, वो मीटर में है या mm में है। 1100 आपको पता ही है क्या है, आपकी डी है, ठीक है, ओवरऑल डी। तो आपका एस टी मिनिमम इतना आ गया। अब स्पेसिंग कैसे बताएंगे, स्पेसिंग का फॉर्मूला आपको मैंने बता चुका हूँ, बार बार बताऊंगा नहीं। तो 201 एक स्क्वायर का 2504 ये यहाँ से उठा ली mm में कन्वर्ट करके, और 3503 ये आ गया एस टी मिनिमम की वैल्यू। तो आपके स्पेसिंग कितने हैं 152, तो इससे कम ले लेंगे हम स्पेसिंग, तो ऑलमोस्ट 150 ले लेंगे इसको, ठीक है। तो नंबर ऑफ बार्स कैसे आएंगे, 3353 डिवाइड बाई 201, तो 17 बार्स आ गए। तो प्रोवाइड 16 mm डायमीटर, 16 mm के डायमीटर बार प्रोवाइड करना है कितनी स्पेसिंग पर, 150, यानी कि 150 mm की स्पेसिंग पर प्रोवाइड करने हैं कितने बार, 17 बार करने हैं अंडर द कॉलम। इन विड्थ, कौन सी विड्थ में करना है, 2.54 मीटर में, एंड इन द रेस्ट पोर्शन 16 mm बार एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। इस बात का यानी कि अब जो हमारी बैंड विड्थ है, बैंड विड्थ आप ये देख रहे हैं 2.54 जो मैंने अभी बताई थी, वो हमारी यहाँ से है 2.54 दोनों तरफ, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट हमने जो प्रोवाइड करा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने निकाला है, वो मेरा आया था 16 mm का डायमीटर बार करने हैं 150 mm की स्पेसिंग पर, यानी कि 17 बार। तो वही क्या है, 17 बार करें, 16 mm की है, और कितनी स्पेसिंग 150 mm, तो इसलिए देखो यहाँ पे स्पेसिंग कम है। ये बॉटम रेनफोर्समेंट है। अभी मैंने जो दूसरा डायग्राम था वो टॉप रेनफोर्समेंट का था, ये बॉटम रेनफोर्समेंट है मेरा, ठीक है। तो ये हमारे 16 mm के इस तरफ और इस तरफ, जो ये ऑरेंज कलर से देख रहे हो आपकी हमारी कौन सी डायरेक्शन है, ये हमारी ट्रांसफर डायरेक्शन है, जो आप ये ऑरेंज कलर से देख रहे हो, यानी कि ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने 17 बार प्रोवाइड करने हैं 16 mm के 150 mm की स्पेसिंग पर, और जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग है, ये बाकी जो लाइन लिखी थी यहाँ पर कि इन द रेस्ट ऑफ द पोर्शन 16 mm के बाद 300 mm की स्पेसिंग पर, यानी कि यहाँ पर जो प्रोवाइड करने हैं वो 300 mm की सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए हुए हैं। तो यही है हमारा बस टॉप रेनफोर्समेंट है, मैंने आपको बता दी, बॉटम बता दिया आपको मैंने। अब मैं आपको पूरा डायग्राम दिखा, ये हमारा टॉप व्यू है, ये बॉटम व्यू है, और उसके बाद ये साइड व्यू है। अब हम इसे जूम इन करके देखते हैं, ठीक है। टॉप रेनफोर्समेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर 1.6 आपको पता है, ये कर्टेल्ड थे हमारे बार्स, जो कि हमारे 5 बार हैं 16 mm डायमीटर के, ठीक है। और बाकी जो आप ये देख रहे हैं ब्लू कलर से, वो हमारे 16 बार, मतलब 21 बार हैं टोटल बेसिकली 16 mm के, और स्पेसिंग कितनी है उसकी 110 mm की। इसके बाद हम बात करेंगे बॉटम रेनफोर्समेंट की। बॉटम रेनफोर्समेंट में 2.54 बैंडविड्थ है हमारी, जो कॉलम के नीचे होगी। बॉटम रेनफोर्समेंट जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है 2.4 और ये 17 बार्स यूज़ करें हमने यहाँ पर, ये सिर्फ इतने में है 17 बार 16 mm के 150 mm की स्पेसिंग पर, और जो बीच में है वो 16 mm के 300 mm की स्पेसिंग पर, और इनकी गिनती नहीं है, ठीक है। और ये बाकी आपको पता ही है, जो मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस करा ना टॉप रेनफोर्समेंट, मतलब कि ये जो टॉप रेनफोर्समेंट मैं आपको बता रहा था, टॉप रेनफोर्समेंट मतलब ये ऊपर का हिस्सा, ठीक है। ऊपर कैसा समझ रहे हो ना आप, ये टॉप रेनफोर्समेंट है, यानी कि 16 mm की 300 mm की स्पेसिंग दिखेगी। कैसे दिख रही है वो दिख रही है ऐसे, ये देखो यहाँ पे 16 mm जो यहाँ पे ये यूज़ हो रहे हैं ना ऑरेंज कलर इस डायरेक्शन में टॉप रेनफोर्समेंट के अंदर, वो मेरे 16 mm के डायमीटर यूज़ हो रहे हैं 300 mm की स्पेसिंग पर। तो वही लिखा हुआ है 16 mm के सरिये यूज़ हो रहे हैं 300 mm की स्पेसिंग पर। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी बॉटम रेनफोर्समेंट की। तो इसे प्रोजेक्ट करा मैंने नीचे की तरफ। तो बॉटम रेनफोर्समेंट में क्या है कि ये 16 mm के डायमीटर तो 150 mm की स्पेसिंग पर था इस साइड कॉलम के अंडर में। वही बात है, ये जो यहाँ पे थोड़ी कंजस्टेड एरिया है इन दोनों तरफ, वही से प्रोजेक्ट करके नीचे दिखाया हुआ है। उसके बाद खुले हैं 300 mm की स्पेसिंग पर। तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हुआ। अगर आपको और भी कोई डाउट है, और ये क्वेश्चन मुझे बोला हुआ था बनाने के लिए कमेंट्स में, अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना हो सके इसे शेयर करें।